कल्पना कीजिए कि एक भूखी बिल्ली को एक पहेली वाले पिंजरे में बंद कर दिया गया है। और ठीक बाहर एक ताज़ा मछली रखी है। क्लासिक एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो बाहर निकलने के लिए उस जानवर का जो संघर्ष है, उसकी गलतियां और अंततः उसका सफल होना, ये सब एक क्लास में किसी बच्चे के सीखने के बारे में क्या सिखा सकता है? बहुत कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल। तो सभी सीखने वालों का इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने एक बेहद दिलचस्प खजाना मौजूद है। मतलब यूपी टेट 2018 पेपर 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी के 15 अभ्यास प्रश्नों का एक मास्टर क्लास नोटबुक। और इस नोटबुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आंसर्स पर कोई डायरेक्ट टिक नहीं लगा है। सही कहा, बल्कि पन्नों के किनारे कुछ बेहद शानदार हैंड रिटन हिंट्स दिए गए हैं। देखिए, ये नोटबुक वाकई किसी खजाने से कम नहीं है। और आज का हमारा ये जो मिशन है, वो सिर्फ इन 15 सवालों के सही विकल्प खोजना बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतलब वो तो कोई भी कर लेगा। एग्जैक्टली। मुख्य लक्ष्य ये है कि एक परफेक्ट और इफेक्टिव शिक्षक की तरह सोचना कैसे सीखा जाए। हम इन प्रश्नों के जरिए बाल मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे, ये समझेंगे कि बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है और एक टीचर को अपने पढ़ाने के तरीकों को कैसे ढालना चाहिए। बिल्कुल सही, ताकि वो हर छात्र तक पहुंच सके। तो ये बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। बच्चों के साइकोलॉजी को समझने से पहले किसी भी टीचर के लिए अपने टीचिंग टूल्स को समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए शिक्षण की नींव और उसके सूत्रों से जुड़े पहले विषय की ओर बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। हमारी नोटबुक का पहला प्रश्न इसी बारे में है। सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? विकल्प है 1 सरल से कठिन की ओर, 2 अनिश्चित से निश्चित की ओर, 3 दृश्य से अदृश्य की ओर, या 4 निगमन से आगमन की ओर। इस प्रश्न की तह तक जाने के लिए नोटबुक में एक बहुत ही सटीक हिंट दिया गया है। लिखा है, टीचिंग मैक्सिम्स हेल्प मेक लर्निंग ईजियर, यानी शिक्षण के सूत्र पढ़ाई को आसान बनाने वाले गाइडलाइंस हैं। अच्छा, तो मतलब जो रास्ता आसान करे? हाँ। अब अगर हम विकल्पों का विश्लेषण करें तो पहले 3 विकल्प सरल से कठिन, अनिश्चित से निश्चित और दृश्य से अदृश्य, ये सभी बच्चों के लिए विषय को आसान बनाने की यूनिवर्सल सूत्र हैं। ये बताते हैं कि पढ़ाना किस दिशा में चाहिए। राइट। लेकिन जो चौथा विकल्प है, हाँ, निगमन से आगमन की ओर, ये एक टीचिंग मेथड है, कोई सूत्र नहीं। निगमन का मतलब है नियम से उदाहरण की ओर जाना, जो एक पूरी प्रक्रिया है। ओह, समझ गई। तो स्पष्ट है कि सही उत्तर विकल्प 4 निगमन से आगमन की ओर है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि सूत्र हमेशा रास्ता दिखाते हैं, जबकि विधि उस रास्ते पर चलने का तरीका है। सही पकड़ा आपने। और परीक्षार्थियों के लिए एक एग्जाम टिप ये है कि हमेशा याद रखें कि इफेक्टिव टीचिंग की शुरुआत हमेशा सरल और ज्ञात चीजों से होती है, जो धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ती है। बेहतरीन टिप। अब प्रश्न 2 देखते हैं, जो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग से जुड़ा है। सवाल है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? विकल्प है 1 प्रतिपुष्टि, 2 शिक्षण, 3 योजना बनाना, या 4 प्रस्तावना। माइक्रो टीचिंग। यहाँ किनारे पर एलन के माइक्रो टीचिंग चक्र का हिंट लिखा है। इसे देखकर मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे बिना किसी नक्शे के कोई मजबूत इमारत नहीं बन सकती, वैसे ही बिना किसी ठोस योजना के क्लास में पढ़ाई भी नहीं हो सकती, है ना? ये एकदम परफेक्ट एनोलॉजी है। देखिए, ड्वाइट एलन ने जब माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया तो उनका मेन मोटिव टीचर्स को ट्रेनिंग देना था। इस चक्कर में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक तो पढ़ाने के बाद का चरण है। हाँ, पढ़ाने के बाद ही तो फीडबैक मिलेगा। और शिक्षण खुद एक एक्शन है, प्रस्तावना पाठ का हिस्सा है। इसलिए क्लास में जाने से पहले सबसे पहला और अनिवार्य कदम योजना बनाना यानी प्लानिंग ही होता है। बिना प्लानिंग के टीचिंग दिशाहीन हो जाती है। तो बिना किसी डाउट के सही उत्तर विकल्प 3 योजना बनाना है। इसे समझना बहुत सरल है। पहले सोचो और योजना बनाओ, फिर पढ़ाओ। एग्जैक्टली। और इस पर एक एग्जाम टिप ये है कि इस पूरे चक्कर का क्रम उंगलियों पर याद होना चाहिए। पहले योजना, फिर शिक्षण और अंत में प्रतिपुष्टि। प्लान, टीच, फीडबैक। बिल्कुल। अब प्रश्न 3 की गहराई में चलते हैं। ये अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण के बारे में है। सवाल है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? इसके ऑप्शंस क्या हैं?
विकल्प है 1 पृथक्करण, 2 अनुप्रयोग, 3 तुलना या 4 अन्वेषण। और नोटबुक का हिंट हमें मॉरिसन की याद दिलाता है। मॉरिसन का जो टीचिंग मॉडल है ना, वो बहुत ही साइंटिफिक है। इस मॉडल को अगर हम समझें तो अवबोध या समझ रातों रात नहीं आती। टाइम लगता है। हाँ, जब किसी नए विषय को समझना होता है तो सबसे पहले उसकी गहराई में जाकर तथ्यों को खोजना पड़ता है। पृथक्करण, अनुप्रयोग या तुलना तो बहुत बात की बातें हैं, जब बेसिक्स क्लियर हो जाएं। सही कहा। किसी भी नई चीज को समझने की पहली सीढ़ी है अन्वेषण, यानी खोजबीन करना। लगता है कि अगर किसी छात्र को सीधे कोई थ्योरी रटा दी जाए तो वो उसे समझेगा थोड़ी ना। पहले उसे खुद उस विषय को टटोलना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। एकदम सही विश्लेषण है। और छात्रों के लिए यहाँ एग्जाम टिप ये है कि जब भी एग्जाम में मॉरिसन या अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आए तो अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन को हमेशा पहला कदम माने। नोट कर लिया। इसी श्रृंखला में प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन तभी संभव होगा ए, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। ओके। सही उत्तर चुने। 1 ए और सी, 2 ए और बी, 3 ए बी और सी या 4 ए बी और सी। यहाँ विकल्प 3 और 4 एक्चुअली सेम है और हिंट में लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन इक्वल्स शेयरिंग पावर एंड रिसोर्सेज एट लोकल लेवल्स। देखिए, विकेंद्रीकरण का मूल दर्शन ही यही है कि पावर और रिसोर्सेज सिर्फ किसी एक सेंट्रल ऑफिस में कैद न रहें, बल्कि ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। बिल्कुल। कथन ए में ब्लॉक और क्लस्टर लेवल की भागीदारी की बात है, कथन बी लोकल एक्सपर्ट्स को शामिल करने की बात कर रहा है और कथन सी टीचर्स को सीधे रिसोर्सेज सौंपने की बात कर रहा है। ये तीनों ही पॉलिसीज एजुकेशन सिस्टम को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के बेहतरीन उदाहरण हैं। इसका मतलब सही उत्तर विकल्प 4 ए, बी और सी है। इसे समझना तो बहुत डायरेक्ट है। जहां भी ताकत और साधन बट रहे हों, वहां सही मायने में विकेंद्रीकरण हो रहा है। और यहाँ एग्जाम टिप ये रहेगी कि पेडागोजी के सवालों में जहां भी लोकल लेवल पर पावर बांटने या इंक्लूसिव होने की बात हो, वो विकल्प अक्सर सही होते हैं। ग्रेट। अब जब टीचर के टूल्स की बात हो चुकी है तो आइए उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां एक छात्र अपनी इंद्रियों और बुद्धि से दुनिया को महसूस करता है। प्रश्न 5 इसी चाइल्ड साइकोलॉजी पर आधारित है। हाँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। सवाल है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वो अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? विकल्प है 1 दृष्टि संवेदना, 2 स्पर्श संवेदना, 3 ध्वनि संवेदना या 4 प्रत्यक्षारण संवेदना। हिंट क्या कहता है? हिंट है सेंसरी रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब क्या ये प्रत्यक्षारण यानी परसेप्शन नहीं हो सकता? आखिरकार वो पुकारने वाले को समझ रहा है और फिर रिएक्शन दे रहा है ना? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है और अक्सर एग्जाम में लोग इसमें फंस जाते हैं। लेकिन हमें साइकोलॉजी के बेसिक प्रोसेस को समझना होगा। संवेदना यानी सेंसेशन और प्रत्यक्षणन यानी परसेप्शन दोनों अलग फेजेस हैं। अच्छा। हाँ, प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि किस संवेदना से वो प्रतिक्रिया देगा। नाम पुकारना मूल रूप से हवा में गूंजती एक आवाज है, एक स्टिमुलस है। जब ये आवाज कान के पर्दे से टकराती है तो सबसे पहली फिजिकल रिएक्शन सुनने की होती है। यही संवेदना है। ओह। प्रत्यक्षरण तो तब होता है जब दिमाग उस आवाज को डिकोड करता है कि अरे, ये तो मेरी माँ मुझे बुला रही है। प्राइमरी रिएक्शन हमेशा संवेदना के स्तर पर होती है। ओह वाओ, अब पूरी तस्वीर साफ हुई। आवाज आई तो कान ने सबसे पहले उसे रॉ इंफॉर्मेशन के रूप में ग्रहण किया। यानी सही उत्तर 3 ध्वनि संवेदना है। जो स्टिमुलस है उसी के अनुसार इंद्रियां काम करेगी। बिल्कुल सही। और इसके लिए एग्जाम टिप ये है कि परीक्षा में हमेशा सबसे सीधे और प्राथमिक स्टिमुलस की पहचान करें। संवेदना हमेशा प्रत्यक्षरण से पहले आती है। क्या बात है, ये बहुत ही लॉजिकल था। अब सीधे छलांग लगाते हैं प्रश्न 8 पर, जो दिमाग के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्से भाषा से जुड़ा है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी से संबद्ध है? विकल्प 1 पावलव, 2 बिने, 3 चोम्स्की, 4 मास्लो। हिंट बहुत ही डायरेक्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी।
विकल्पों को देखते ही आंसर क्लियर हो जाता है। आइवन पावलोव का काम तो कंडीशनिंग पर था। अल्फ्रेड बिने को इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए जाना जाता है। हाँ, मास्लो ने तो वो हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था। एग्जैक्टली। अब बचे नॉर्म चॉम्स्की। चॉम्स्की का मानना था कि बच्चे भाषा सिर्फ सुनकर नहीं रटते, बल्कि उनके दिमाग में जन्म से ही एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD होता है। यही वजह है कि छोटे बच्चे बहुत तेजी से कॉम्प्लेक्स ग्रामर सीख जाते हैं। तो सही उत्तर 3 चॉम्स्की है। याद रखने का सीधा फॉर्मूला, भाषा की बात हो तो चॉम्स्की को याद करो। हाँ, और यही हमारी एग्जाम टिप भी है। भाषा विकास का नाम आते ही दिमाग में तुरंत नोम चॉम्स्की आना चाहिए। भाषा से आगे बढ़ते हुए अब हम लॉजिक की बात करते हैं। प्रश्न 6 सीधे जीन पियाजे के सिद्धांत से आता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है? 1 4 से 8 साल, 2 जन्म से 2 साल, 3 2 से 7 साल या 4 5 से 8 साल। हिंट कह रहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, पियाजे का थ्योरी तो चाइल्ड साइकोलॉजी की नींव है। उनकी पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है, जिसे संवेदी गामक कहते हैं। ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज पूछी गई है, ये दूसरी अवस्था है जो 2 से 7 साल चलती है। हाँ, ये वो जादुई समय है जब बच्चा सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है। जैसे लकड़ी के डंडे को घोड़ा मान लेता है, लेकिन उसके पास अभी तक कॉन्जर्वेशन या रिवर्सिबिलिटी का लॉजिक नहीं होता। वो लॉजिकल सोच से ठीक एक कदम पीछे होता है। यानी सही उत्तर 3 2 से 7 साल है। यह वो एज है जहां इमेजिनेशन हावी होती है और लॉजिक अभी कच्चा होता है। सही कहा। और एग्जाम टिप यह है कि पियाजे की चारों अवस्थाओं के साल उंगलियों पर याद होने चाहिए। इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और पियाजे की ही बात हो रही है तो प्रश्न 11 को भी इसी कड़ी में सुलझा लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? 1 औपचारिक संक्रियावस्था, 2 पूर्व संक्रियावस्था, 3 मूर्त संक्रियावस्था या 4 संवेदनात्मक गामक अवस्था। और यहाँ नोटबुक में एक बहुत ही मजेदार जादुई हिंट लिखा है, SPCF। हाँ, ये SPCF वाकई एक बहुत ही काम का शॉर्टकट है। पियाजे की अवस्थाओं को इंग्लिश इनिशियल से याद रखना ज्यादा आसान होता है। S का मतलब है सेंसरी मोटर, जो पहली अवस्था है। P का मतलब प्री ऑपरेशनल, दूसरी अवस्था। C का मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रिया, जो तीसरी है। और F मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल, चौथी अवस्था। ये तो बहुत ही ब्रिलियंट है। तो अगर हम इस SPCF के तीसरे अक्षर को देखें तो वो है C यानी मूर्त संक्रिया। तो सही उत्तर 3 मूर्त संक्रिया अवस्था है। बिल्कुल। इस अवस्था में बच्चा मूर्त या सामने दिखने वाली चीजों पर लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। और एग्जाम के लिए बस ये शॉर्टकट SPCF याद रखें। पियाजे के ऑर्डर वाले सवालों में कभी गलती नहीं होगी। चलिए अब कॉग्निशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, उसका बिहेवियर, उसकी दोस्ती और सीखने के तरीके कैसे बदलते हैं। हमारी तीसरी थीम इसी बारे में है। प्रश्न 7 पूछता है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं इसके? 1 भविष्य की योजना की सूझबूझ, 2 विज्ञान की काल्पनिक कहानियों में अधिक रुचि, 3 बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या 4 काल्पनिक भयों का अंत। हिंट है कि ये उम्र लगभग 7 से 12 वर्ष की होती है। अगर हम 7 से 12 साल के किसी बच्चे का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें तो उनका पूरा ध्यान उनके प्रेजेंट पर होता है। वो लॉजिकल हो रहे हैं, अंधेरे का डर खत्म हो रहा है, साईफाई कहानियों में मजा आ रहा है। लेकिन उन्हें करियर की टेंशन नहीं होती। एग्जैक्टली। मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, इतनी दूर की एब्स्ट्रैक्ट सोच उनमें नहीं होती। भविष्य की ये चिंता एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में आती है। इसका मतलब सही उत्तर 1 भविष्य की योजना की सूझबूझ है, ये विशेषता नहीं है। इसे याद रखना बहुत आसान है। बच्चे आज में जीते हैं, कल की फिक्र उन्हें नहीं होती। और सुनने वालों के लिए एग्जाम टिप यह है कि भविष्य की चिंता हमेशा किशोरावस्था की विशेषता होती है, बाल्यावस्था की नहीं। इसी बाल्यावस्था से जुड़ा है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 10। गिरोह अवस्था यानी गैंग एज किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 1 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 2 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 3 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण या 4 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। हिंट क्या दिया है इसमें? हिंट है फोकस ऑन पीयर ग्रुप्स। और सच कहूं
तो ये पढ़ते ही मुझे बचपन की अपनी उस टोली की याद आ गई जिसके साथ हम शाम को खेलने जाया करते थे। हाँ, और वो टोली सिर्फ खेलने के लिए नहीं थी, बल्कि वो सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा स्कूल था। 8 से 10 वर्ष की उम्र में बच्चा अपने परिवार के दायरे से थोड़ा बाहर निकलता है और अपने दोस्तों के ग्रुप को सबसे ज्यादा वैल्यू देने लगता है। जिसे हम गैंग एज कहते हैं। बिल्कुल। इसी ग्रुप में वो नियम मानना, वफादारी और समाज के तौर तरीके सीखता है। तो सही उत्तर 3, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण है। टोली बनाना कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये तो समाज में घुलने मिलने का पहला कदम है। सही कहा। और एग्जाम टिप यही है कि गिरोह अवस्था का सीधा कनेक्शन प्राइमरी स्कूल के वर्षों और दोस्तों के साथ सामाजिकरण से है। और समाज में अच्छे से रहने के लिए कुछ वैल्यूज की भी जरूरत होती है ना? प्रश्न 13 यही पूछता है, निम्न में से सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यू कौन सा है? 1. सहायतापरक व्यवहार, 2. प्राथमिक लक्ष्य, 3. मूल प्रवृत्ति या 4. आक्रामकता। अगर हम इसे क्लास के एग्जाम्पल से समझें, जैसे स्कूल में किसी क्लासमेट के साथ अपना लंच शेयर करना, तो ये एक वैल्यू ही तो है ना? ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। देखिए, आक्रामकता या मूल प्रवृत्तियां इंसान के बहुत ही प्राइमरी और अक्सर स्वार्थी भाव होते हैं, लेकिन कोई भी समाज तब बेहतर बनता है जब लोग एक दूसरे की निस्वार्थ मदद करते हैं, जिससे अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर कहते हैं। एग्जैक्टली, सहायतापरक व्यवहार। और यही एक सच्चा सामाजिक मूल्य है। इसलिए सही उत्तर 1 सहायतापरक व्यवहार है। याद रखने का मंत्र बहुत सिंपल है, जिससे समाज या दूसरों का भला हो, वही असली सामाजिक मूल्य है। और यही हमारी एग्जाम टिप भी है। बिल्कुल। अब आते हैं प्रश्न 9 पर, जो सीखने के एक बहुत ही फेमस थ्योरी पर बेस्ड है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? 1 संज्ञानात्मक अधिगम, 2 अधिगम के प्रयास एवं भूल, 3 संकेत अधिगम या 4 स्थान अधिगम। यहाँ किनारे पर हमारी शुरुआत वाली कहानी का हिंट है, थॉर्नडाइक्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट विद द कैट। हाँ, एडवर्ड थॉर्नडाइक का वो एक्सपेरिमेंट। उन्होंने भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में रखा, जहां एक लीवर दबाने से दरवाजा खुल सकता था। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई गलतियां की, पंजे मारे, लेकिन बार बार ट्राई करके उसने सीख लिया। सही पकड़ा। बार बार के प्रयास और भूल के बाद उसने सही लीवर दबाना सीख लिया। थॉर्नडाइक ने सिद्ध किया कि सीखना अचानक नहीं होता, बल्कि गलतियां करके होता है। यानी सही उत्तर 2 अधिगम के प्रयास एवं भूल यानी ट्रायल एंड एरर है। इसे एक स्टूडेंट से जोड़कर देखें तो अगर मैथ्स का सवाल पहली बार में गलत होता है तो वो भी ट्रायल एंड एरर ही है। हाँ, और एग्जाम में थॉर्नडाइक का नाम दिखते ही दिमाग में तुरंत बिल्ली और प्रयास और भूल आना ही चाहिए। यही बेस्ट एग्जाम टिप है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी फेज में आ गए हैं। बच्चे गलतियों से सीखते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एक टीचर के रूप में हम उनके लर्निंग प्रोसेस की रुकावटों और उनकी प्रोग्रेस को मेजर कैसे करेंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। पश्चात अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? विकल्प 1 स्वतः शोध, 2 एल्गोरिदम, 3 मानसिक वृत्ति या 4 प्रकार्यात्मक स्थिरता। सच कहूं तो ये भारी भरकम शब्द मतलब मीन्स एंड एनालिसिस सुनकर ही थोड़ी घबराहट हो रही है। इन शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। साधन साक्ष्य विश्लेषण का सीधा सा मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीछे की ओर से सोचना, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, कुछ वैसा ही। एल्गोरिदम में तो एक तय रास्ता होता है, जैसे मैथ का फॉर्मूला। लेकिन जब हम कोई स्मार्ट शॉर्टकट खोजते हैं तो उसे साइकोलॉजी में ह्यूरिस्टिक्स या स्वतः शोध कहा जाता है। ओह, इससे मैं न्यूज़पेपर में आने वाली उस मजे यानी भूल भुलैया से जोड़ सकती हूँ। जब मैं सीधे रास्ते से फंस जाती हूँ तो मैं एंड से शुरू करके वापस स्टार्ट की तरफ रास्ता खोजती हूँ। यही स्वतः शोध है। क्या बात है, बेहतरीन उदाहरण। तो सही उत्तर 1 स्वतः शोध है। एग्जाम टिप यही है कि साधन साक्ष्य शब्द देखते ही समझ जाएं कि ये ह्यूरिस्टिक्स यानी स्वतः शोध विधि है। बिल्कुल ठीक। अब प्रश्न 12 देखते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? 1 अधिगम की इच्छा, 2 प्रेरणा, 3 रुचि या 4 विषय वस्तु का स्वरूप। हिंट दिया है साइकोलॉजिकल वर्सेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टर्स को 2 हिस्सों में बांट लीजिए।
मनोवैज्ञानिक कारक वो होते हैं जो हमारे मन या दिमाग के अंदर होते हैं। जैसे मोटिवेशन या इंटरेस्ट। एग्जैक्टली। कुछ सीखने की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, ये सब अंदर की बातें हैं। लेकिन बुक कैसी छपी है, टॉपिक कितना लंबा है, यानी विषय वस्तु का स्वरूप, ये सब बाहरी यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। समझ गई। तो सही उत्तर 4 विषय वस्तु का स्वरूप है। जो अंदर है वो मनोवैज्ञानिक, जो बाहर है वो पर्यावरण। बहुत ही सिंपल। और एग्जाम टिप भी यही है कि फैक्टर्स को हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल में बांट कर देखें। और अब इस शानदार सेशन का आखिरी सवाल, प्रश्न 15। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा? 1 स्किनर, 2 रॉस, 3 एबिंगहाउस या 4 एमएल बिगे? इसमें ग्राफ वाला हिंट है ना? हाँ, नोटबुक में एक बढ़िया ग्राफ बना है जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर प्रोग्रेस दिखाई गई है। देखिए, जब भी हम सीखने के दौरान टाइम और प्रोग्रेस का ग्राफ बनाते हैं, जिसे लर्निंग कर्व कहते हैं, तो इस फील्ड में सबसे बड़ा नाम हरमन एबिंगहाउस का आता है। अच्छा, उन्होंने इस पर काम किया था? हाँ, उन्होंने ही मेमोरी, भूलने की प्रक्रिया और सीखने के वक्र पर सबसे पहला साइंटिफिक काम किया था। ये ग्राफ बताता है कि शुरू में हम तेजी से सीखते हैं और फिर एक टाइम बाद प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। तो सही उत्तर 3 एबिंगहाउस है। ग्राफ, समय और प्रगति मतलब एबिंगहाउस। बिल्कुल। और एग्जाम टिप यही है कि लर्निंग कर्व और मेमोरी के ग्राफ की बात हो तो एबिंगहाउस का नाम सबसे ऊपर आता है। तो इस तरह हमने टीचिंग मैक्सिम से शुरुआत की, फिर पियाजे के SPCF और चॉम्स्की के जरिए बच्चे के दिमाग को समझा, थॉर्नडाइक की बिल्ली से प्रयास और भूल सीखा और एबिंगहाउस के ग्राफ तक का सफर तय किया। ये वाकई बहुत इंसाइटफुल था। मेरा मानना है कि इन 15 प्रश्नों का विश्लेषण सिर्फ यूपी टेट पास करने की कुंजी नहीं है। ये एक बेहतरीन टीचर बनने का रोड मैप है। मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सभी सुनने वालों को सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हमने एबिंगहाउस के सीखने के वक्रा को देखा, जो बताता है कि सीखते समय एक पठार यानी प्लेटो आता है जहाँ प्रगति रुक जाती है। ट्रू। तो जरा सोचिए, एक होने वाले टीचर के रूप में आप थॉर्नडाइक की प्रयास और भूल विधि या चॉम्स्की के भाषा सिद्धांतों का उपयोग करके अपने छात्रों को उस सीखने के पत्थर से बाहर कैसे निकालेंगे? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम सभी परीक्षार्थियों और सीखने वालों को उनके आगामी परीक्षा और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।